शहर के एक माफिया गुंडे ने एक बेबस बूढ़ी विधवा औरत को घर से निकाल दिया। उस गुंडे के आदमियों ने जब उस घर की दीवार गिराई तो उसमें से एक संदूक निकला। उस गुंडे को लगा कि शायद संदूक में कोई खजाना है, लेकिन जब उसने वो संदूक खोला तो उसके अंदर की फोटो देखकर उसके हाथ कांपने लगे। क्योंकि मेरा नाम रुद्र है। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ प्रॉपर्टी के पेपर देख रहा था कि तभी मेरा एक खास आदमी मेरे कैबिन के अंदर आया। उसका नाम तेजस था। उसके चेहरे पर परेशानी थी और उसका सर झुका हुआ था। मैं उसको देखकर समझ गया था कि ज़रूर कोई परेशानी वाली बात है। उससे कुछ पूछता इससे पहले ही वो बोला, एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसके बिल्कुल बराबर में एक घर है और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती है। उसके दो बेटे थे जिनका कुछ टाइम पहले देहांत हो गया है, और एक बेटी है उसकी शादी हो गई है और उसका पति कोई ऐसा खास काम नहीं करता। वो एक मजदूर है और घर का खर्च चलाने के लिए घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे रखा है। वो थोड़े पैसे अपने पास रखती है और थोड़े पैसे अपनी बेटी को दे देती है। बहुत गरीब और बेबस औरत है, लेकिन हमें वो जगह नहीं मिली तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर हम उस घर को भी खरीद लेते हैं तो हम वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। मेरे माथे पर बल पड़े और फिर मैं अपने होठों पर हल्के से मुस्कान लाते हुए उससे कहा, अरे पागल हो तुम, मुझे इतनी छोटी बात के लिए परेशान कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ऐसी बेवकूफ़ी की मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो परेशान होते हुए बोला, सर उस औरत की उसके मोहल्ले में बहुत बात है। वो बहुत पाठ पूजा करने वाली है। तो क्या हुआ, इस बात से हमारे पर क्या फ़र्क पड़ता है? और तुम मुझे इतनी छोटी बात लेकर परेशान मत करो और जाओ जाकर उसका घर गिरवा दो। मुझे कल से ही वहाँ पर अपना काम शुरू करना है। जब पूरी ज़मीन मेरे हाथ में होगी मैं उस पर बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाकर बहुत अच्छी कीमत में बेचूंगा। तुम भी परेशान मत हो। मेरी बात सुनकर वो बोला, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमने उस बूढ़ी औरत को परेशान किया तो कहीं हमें भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके आगे वो कुछ कहता कि मैं अपने पास रखा हुआ शीशे के गिलास उसकी तरफ फेंक कर मारा। वो उसके साइड में जाकर दीवार पर लगा और चकनाचूर हो गया। वो गिलास उसके सर पर लगते लगते बचा था और मैंने चीख कर कहा, निकल जाओ यहाँ से। खबरदार, जो तुमने इसके आगे और कुछ कहा। मैं अपने काम के मामले में किसी की नहीं सुनता। कल ही इस औरत का घर गिरवा दो और अगर फिर भी ना माने तो पैसे दे दो, और अगर फिर भी ना माने तो उसकी बेटी के पति को जेल में बंद करवा दो। मैं भी देखता हूँ फिर वो औरत क्या कर सकती है। मेरी बात सुनकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैं फिर से प्रॉपर्टी के पेपर देखने बैठ गया था। उसकी बात सुनकर मुझे ये समझ आ गया था कि ये काम ठीक से नहीं करेगा। इसलिए मैंने अपने एक और आदमी को फ़ोन किया और बहुत शांति से कहा, कल तुम भी तेजस के साथ जाना और अगर वो काम करने में कोई भी गड़बड़ करता है तो तुम बस मुझे एक कॉल कर देना। आजकल उसे हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ है। उसने मेरी बात सुनकर जी सर बोला और फ़ोन कट कर दिया। कुछ दिनों में तेजस मुझे थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। कभी कहीं गायब हो जाना तो कभी कहीं और, हर किसी के साथ हमदर्दी करना। मुझे उसका ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और अगर किसी आदमी से गलती हो गई है तो उस गलती को अपने सर ले लेना, उसका ये व्यवहार ठीक नहीं था। वो मेरा खास आदमी था। अगर वो लोगों से इसी तरह हमदर्दी करता रहा तो मेरा बहुत नुकसान होगा। ये बात मुझे थोड़ा परेशान कर रही थी। बहुत देर तक मैं इस बारे में सोचता रहा। मैं काम तो कर रहा था लेकिन मेरा ध्यान बार बार उसी बात पर जा रहा था और मैं बार बार यही सोच रहा था कि क्यों न मैं खुद तेजस के साथ जाऊं और अपनी आंखों से देखूं कि वो औरत कौन है। पता नहीं क्यों दिल मान ही नहीं रहा था। जितना मैं खुद को रोकने की कोशिश करता उतना ही मेरा मन उसी तरफ खींचता चला जाता था। मैं ऑफिस में बैठा था। सामने फाइलें खुली थी, लोग आ जा रहे थे, काम चल रहा था, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और ही था। आखिरकार मैं बिना कुछ बोले ऑफिस से निकल गया और सीधे घर आ गया। घर पहुंचकर भी मन शांत नहीं हुआ। नौकरों ने खाना लगाया लेकिन मैंने हाथ तक नहीं लगाया। सीधा अपने कमरे में चला गया, दरवाज़ा बंद किया और कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा, जैसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करूं। फिर मैं बाथरूम में गया, ठंडे पानी से नहाया ताकि शायद दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, लेकिन अंदर का तूफान वैसे का वैसा ही था। नहाकर मैं बिस्तर पर आकर लेट गया
और आंखें बंद कर ली। सोचना चाहता था कि थोड़ी देर सो जाऊं, लेकिन नींद जैसे मेरी दुश्मन बन चुकी थी। आंखें बंद होती थी लेकिन दिमाग भागता रहता था। जब से मैंने ये रास्ता चुना था, जब से मैं उस दुनिया में गया था जहाँ लोग मुझे देखकर डरते हैं, जहाँ मेरा नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं, तब से मेरी नींद जैसे मुझसे छिन गई थी। लोग मुझे ताकतवर कहते थे, जालिम कहते थे कि मैं किसी पर रहम नहीं करता। लेकिन सच ये था कि मैं अंदर से हमेशा बेचैन रहता था। रातें मेरे लिए सबसे मुश्किल होती थी। हर रात लंबी लगती थी और हर मिनट भारी लगता था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, बड़े बड़े लोगों से मिला था, सबने यही कहा था कि काम कम करो, थोड़ा दूर रहो इस सब से। लेकिन मैं जानता था अगर मैं पीछे हटा तो लोग मुझे कुचल देंगे। इस दुनिया में जो रुका वो खत्म हो गया और मैं खत्म नहीं होना चाहता था। मैं ऊपर रहना चाहता था, सबसे आगे, सबसे ताकतवर। इसलिए मैंने खुद को उसी आग में झोंक दिया था। लेकिन उस आग ने मेरी नींद छीन ली थी। उस रात भी वही हुआ। मैं बिस्तर पर लेटा रहा, करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। आखिरकार मैं उठकर बालकनी में चला गया। रात का सन्नाटा था, आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। मैं कुछ देर तक बस आसमान को देखता रहा, जैसे वहां मुझे कोई जवाब मिल जाएगा। लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर मैं वापस कमरे में आया और बिस्तर पर लेट गया। इस बार शायद थकान ज्यादा थी, इसलिए आंख लग गई। लेकिन जैसे ही मैं नींद में गया, मुझे वही ख्वाब दिखा जो अक्सर आता था। एक बड़ा सा खाली मैदान था, चारों तरफ सन्नाटा था, कोई नहीं था, बस मैं था और दूर एक औरत खड़ी थी। वो मुझे देख रही थी और बार बार मेरा नाम ले रही थी। रुद्र, रुद्र। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा, वो भी मेरी तरफ आने लगी। जैसे ही वो पास आई, उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अचानक कुछ लोग आए और उसे मुझसे दूर खींचकर ले गए। मैं जोर से चिल्लाया, भागकर उसके पीछे जाने लगा, लेकिन मेरे कदम जैसे रुक गए। मैं कुछ नहीं कर पाया और तभी डर के मारे मेरी आँख खुल गई। मैं झटके से उठकर बैठ गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, सांस तेज चल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, माथे पर पसीना था और दिमाग सुन्न हो गया था। ये सपना मुझे बार बार आता था और हर बार मैं ऐसे ही डर कर उठ जाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि ये कौन औरत है और क्यों मुझे पुकारती है। ये सब क्या है? मैं कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा, फिर उठकर वॉशरूम में गया, चेहरे पर पानी डाला, खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर अभी भी अंदर था। फिर मैं वापस बालकनी में चला गया और वहां खड़े होकर ठंडी हवा लेने लगा, लेकिन अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हुई। मैं अंदर बाहर करता रहा, चलता रहा, सोचता रहा और इसी तरह पूरी रात निकल गई। पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी, सूरज निकल आया और उसकी किरणें मेरे कमरे में आने लगी। मैं थका हुआ था लेकिन सोया नहीं था। फिर भी मैं उठा, तैयार हुआ, कपड़े बदले और नीचे हॉल में चला गया। नौकरों ने नाश्ता लगा दिया था, लेकिन मेरा मन खाने का नहीं था। मैंने उससे देखा भी नहीं और सीधे अपने आदमी से पूछा, तेजस कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझे उससे अभी मिलना है। आज मुझे उसके साथ उस जगह जाना था जहाँ वो औरत रहती थी, और आज मैं हर हाल में ये जानना चाहता था कि वो कौन है और क्यों मेरे दिमाग में इतनी जगह बना चुकी है। अब ये बात मेरे लिए सिर्फ जिज्ञासा नहीं रह गई थी, बल्कि एक ज़रूरत बन गई थी और मैं इसे जाने बिना चैन से नहीं बैठ सकता था। थोड़ी देर बाद तेजस मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझे ध्यान से देखते हुए बोला, सर, आप आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? सब ठीक है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी आवाज़ में हल्की सी चिंता साफ महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी आदत के मुताबिक उसे कोई भी कमज़ोरी दिखाना सही नहीं समझा और सख्त आवाज़ में उससे कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुम्हारे साथ उस बूढ़ी औरत के घर जाना है, इसलिए आज जल्दी उठ गया हूँ। तुम बस जल्दी से गाड़ी तैयार करवाओ और निकलते हैं। उसने मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए रुककर मुझे समझाने की कोशिश की और बोला, सर, आपको ऑफिस भी जाना है, आज एक बड़ी डील है और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उसे बीच में ही रोक दिया और थोड़ा गुस्से में उससे कहा, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम मेरे लिए काम करते हो और हर महीने तनख्वाह भी मैं ही देता हूँ, इसीलिए जितना कहा है उतना करो और गाड़ी निकलवाओ। मेरी आवाज़ सुनकर वो चुप हो गया।
क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानता था कि जब मैं किसी बात पर अड़ जाता हूँ तो फिर पीछे नहीं हटता। उसने तुरंत सिक्योरिटी को इशारा किया और कुछ ही मिनटों में 3 गाड़ियां तैयार हो गईं। हम सब गाड़ियों में बैठकर उस जगह की तरफ निकल पड़े। तेजस मेरे साथ ही बैठा था। वो मेरा बहुत खास आदमी था, लेकिन मैं कभी उसके सामने ये जाहिर नहीं करता था कि वो मेरे लिए कितना ज़रूरी है। सच तो ये था कि जब से मैंने इस रास्ते पर कदम रखा था, जब से मैं इस काम में आया था, तब से वो हर कदम पर मेरे साथ खड़ा रहा था। उसने हमेशा मेरा साथ दिया था, चाहे हालात कैसे भी रहे हों। वो मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता था, लेकिन मैं अपनी आदत के कारण उसे कभी ये एहसास नहीं होने देता था कि मैं उस पर कितना भरोसा करता हूँ। रास्ते भर में खामोश बैठा रहा और बाहर देखता रहा। धीरे धीरे शहर की बड़ी सड़कों से निकलकर हम एक ऐसे इलाके में पहुंचने लगे जहां सब कुछ बदलता जा रहा था। ऊंची इमारतों की जगह अब छोटे छोटे टूटे फूटे घर नजर आने लगे थे। कहीं टीन की छत थी तो कहीं आधे अधूरे मकान। रास्ते उबड़ खाबड़ थे, जगह जगह गड्ढे थे और धूल उड़ रही थी। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, जैसे उस जगह का शहर से कोई रिश्ता ही ना हो। थोड़ी देर बाद हम उस बस्ती में पहुंच गए। हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर वहाँ के लोग हैरानी से हमें देखने लगे। कुछ ही पलों में भीड़ जमा हो गई। बच्चे दूर खड़े होकर हमें देख रहे थे और बड़े लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैं गाड़ी से उतरा और बहुत शांत होकर वहाँ खड़ा हो गया। मेरे खड़े होने का अंदाज ऐसा था कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वो पूरा इलाका मेरा ही हो। जब इंसान के पास पैसा और ताकत होती है तो उसके खड़े होने का तरीका भी बदल जाता है और लोग बिना कुछ कहे ही डरने लगते हैं। मैं बिना कुछ बोले वहाँ खड़ा रहा और तेजस ने एक आदमी को इशारा किया। वो आगे बढ़ा और उस बूढ़ी औरत के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। कुछ ही देर बाद अंदर से हल्की सी आहट आई और दरवाज़ा धीरे से खुला। सामने एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थी, उसकी कमर झुकी हुई थी और हाथ में एक पुरानी सी छड़ी थी। वो हमें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी। तेजस उसके पास गया और बहुत सीधी आवाज़ में बोला कि हमारे मालिक खुद आए हैं, आप ये घर हमें बेच दीजिए, हम आपको इसके अच्छे पैसे देंगे। लेकिन उसकी बात सुनते ही उस औरत का चेहरा बदल गया। उसने अपनी छड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया और गुस्से में बोली, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अपना घर नहीं बेचूंगी। तुमसे पहले भी तुम्हारे जैसे लोग यहाँ आए थे और मैंने उन्हें भगा दिया था। अगर तुम लोगों ने मुझे ज़्यादा परेशान किया तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। उसकी आवाज़ में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे किसी का डर ही ना हो। उसकी ये बात सुनकर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से बहुत कम मिला था जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत रखते हों। फिर उसने धीरे से अपनी नज़र मेरी तरफ उठाई और मुझे देखने लगी, और जैसे ही उसकी नज़र मुझसे मिली, मेरे अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वो मुझे पहचानती हो, जैसे उसकी आंखों में कोई कहानी छुपी हो। और मैं कुछ पल के लिए वही खड़ा उसे देखता रह गया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे कि आखिर ये सब क्या है। उसने मेरी तरफ से अपनी नज़रें हटाकर तेजस की तरफ देखा और अपनी छड़ी को हवा में थोड़ा सा उठाते हुए गुस्से में बोली कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अपना घर कभी नहीं दूंगी। उसकी आवाज़ में इतनी शक्ति थी कि वहाँ खड़े लोग भी एक पल के लिए चुप हो गए। तभी तेजस मेरे पास आया और मुझे थोड़ा साइड में ले जाकर धीमी आवाज़ में बोला, सर, लगता है ये औरत ऐसे नहीं मानेगी। आप एक काम कीजिए, इसे अच्छे पैसों का ऑफर दे दीजिए, शायद ये मान जाए। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, ये काम तुम भी कर सकते हो, जाओ जाकर बात करो। वो तुरंत उस औरत के पास गया और उसे समझाने लगा कि देखो, हम तुम्हें इस घर के बहुत अच्छे पैसे देंगे, तुम जितना कहोगी उतना देंगे, तुम बस ये घर हमें दे दो। लेकिन उस औरत ने बिना एक पल सोचे सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम लोग मुझे पैसे देकर नहीं खरीद सकते, ये मेरा घर है और इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी आदत डाल चुका था कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे हर हाल में मिलती है। मैंने तेजस को इशारा किया और सख्त आवाज़ में कहा, लगता है ये औरत ऐसे नहीं मानेगी, अब हमें ये घर गिरवाना पड़ेगा। तुम बिल्डर को बुलवाओ और अभी के अभी ये घर तोड़ दो। मेरी ये बात सुनकर तेजस कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर मुझे थोड़ी दूर ले जाकर बोला, सर, आप ये क्या कह रहे हैं?
हम इस औरत का घर कैसे गिरा सकते हैं? ये बूढ़ी है और गरीब भी है, ये सही नहीं होगा। उसकी ये बात सुनते ही मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने उसे घूरते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें आजकल? तुम मेरी हर बात के खिलाफ जा रहे हो। जो मैं कहता हूँ तुम उसका उल्टा करते हो। क्या तुम्हें अपनी नौकरी की कोई परवाह नहीं है? या तुम अपनी बीवी बच्चों को भूखा मरते देखना चाहते हो? तुम्हें पता है, अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो तुम्हें कहीं और काम नहीं मिलेगा, और मेरे पास तुम्हारे जैसे कई लोग हैं जो मेरे लिए काम करने को तैयार हैं। मेरी बात सुनकर उसने अपना सर झुका लिया और धीरे से सॉरी सर कहा। फिर साइड में जाकर बिल्डर को फोन मिलाने लगा। कुछ ही देर बाद वो वापस मेरे पास आया और बोला, सर 15 मिनट में लोग पहुंच जाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि मैं जानता था कि एक गुंडा बनने के लिए इंसान को अपने अंदर के सारे जज्बात खत्म करने पड़ते हैं। उसे इतना सख्त बनना पड़ता है कि उसके सामने कोई रोए या टूट जाए उसे कोई फर्क न पड़े। और मैं अब वैसा ही बन चुका था। मुझे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे बस अपना काम पूरा करना था। मुझे वो जमीन चाहिए थी और वहाँ एक बड़ी इमारत खड़ी करनी थी। लेकिन तेजस फिर भी चुप नहीं रह पाया। वो मेरे पास आकर फिर बोला, सर मुझे लगता है कि आपको एक बार खुद उससे बात करनी चाहिए। शायद वो आपकी बात मान जाए। अगर आप उसे और ज़्यादा पैसे ऑफर करेंगे तो शायद वो घर छोड़ दे। उसकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और उस औरत की तरफ बढ़ गया। वो उस समय आसपास खड़े लोगों से बात कर रही थी और उनसे मदद मांग रही थी। जैसे ही मैं उसके सामने पहुंचा, मैंने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, देखो तुम्हारा ये छोटा सा घर है। अगर तुम इसे अभी नहीं बेचोगी तो बाद में भी तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 लाख ही मिलेंगे। लेकिन मैं तुम्हें 70 लाख देने को तैयार हूँ। तुम 2 घंटे में ये घर खाली कर दो और यहाँ से चली जाओ। मैंने सोचा था कि इतना बड़ा ऑफर सुनकर शायद वो मान जाएगी, लेकिन उसने मेरी तरफ सीधा देखते हुए बिना डरे जवाब दिया, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें अपना घर नहीं बेचने दूंगी। ये घर मेरा है और मेरे पति की आखिरी निशानी है, और मैं इसे किसी भी हालत में किसी और का नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल मजबूत थे। और उसकी ये बात सुनकर पहली बार मुझे लगा कि शायद ये औरत बाकी लोगों जैसी नहीं है। और मैं कुछ पल के लिए वही खड़ा उसे देखता रह गया। समझ नहीं पा रहा था कि मैं गुस्सा करूं या उसकी हिम्मत की तारीफ करूं। वो औरत अपनी बात को पूरा करते हुए मुझे समझाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन साथ ही एक हिम्मत भी थी जो टूटने का नाम नहीं ले रही थी। वो बोली कि तुम्हें मेरा घर ही क्यों चाहिए? मेरे घर के पीछे वाला घर, उसका मालिक खुद उसे बेचना चाहता है। तुम चाहो तो वो घर खरीद लो और मेरा पीछा छोड़ दो। मैं बस शांति से अपना जीवन जीना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैंने बिना किसी भाव के उसे देखा और ठंडी आवाज में कहा कि वो घर मेरे काम का नहीं है, ना ही वो मेरी जमीन के हिस्से में आता है। मुझे वही चाहिए जो मैं चाहता हूँ, और इस समय मुझे तुम्हारा यही घर चाहिए। मैं तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूँ जितना शायद तुमने कभी एक साथ देखा भी नहीं होगा, लेकिन तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। मैंने थोड़ी हंसी के साथ कहा कि अगर तुम्हारी जगह कोई समझदार आदमी होता तो अब तक पैसे लेकर यहाँ से चला गया होता और अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजारता। मेरी ये बात सुनकर उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे मेरी हर बात चुभ रही हो। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत पत्थर दिल इंसान हो, तुम्हारे अंदर जरा भी रहम नहीं है। अगर तुमने मेरे इस घर को कुछ भी किया तो परवाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें एक बेबस औरत की बदुआ लगेगी। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसके शब्द बहुत मजबूत थे। मैं उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। तुम चाहे जितना बोल लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। और अब तुम अपनी आंखों से देखना कि तुम्हारा ये घर कैसे गिरता है। सच ये था कि मैं उस वक्त पूरी तरह से अपने घमंड में था। मुझे किसी की भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। वो औरत मेरी बात सुनकर वहीं बैठ गई। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और आसपास खड़े लोग भी उसे देखकर दुखी हो रहे थे, लेकिन कोई भी मेरे सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो रोते हुए मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। ऊपर वाला सब देख रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हमेशा मेहनत से जिंदगी बिताई है। मुझे भरोसा है कि ऊपर वाला मेरे साथ भी अन्याय नहीं होने देगा। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे घूरते हुए कहा,
मैं भी देखता हूँ कि आज तुम्हारा ऊपर वाला क्या कर लेता है। मेरी ये बात सुनकर कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। वो औरत कुछ देर तक रोती रही, फिर उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे उठकर फिर से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब डर कम और जिद ज्यादा दिख रही थी, जैसे उसने ठान लिया हो कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना घर नहीं छोड़ेगी। तभी तेजस ने मुझे इशारे से बुलाया और थोड़ा साइड में ले जाकर बोला, सर, मुझे लगता है हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, या फिर हमें इसकी बेटी से बात करनी चाहिए। वो समझदार है, हो सकता है वो इस बात को समझ जाए और हमें बिना किसी परेशानी के ये घर मिल जाए। अगर आप कहें तो मैं कल ही जाकर उससे बात कर लूं। उसकी ये बात सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने उससे गुस्से से देखा और कहा, तुम्हें जितना कहा गया है तुम उतना ही करो, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। अगर तुमने अब एक शब्द भी और कहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि बिल्डर कहाँ तक पहुँचे। उसने तुरंत कहा, सर, बस आने ही वाले हैं, और सर झुकाकर सॉरी कहा। उसकी हालत देखकर मुझे थोड़ी हैरानी भी हो रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अचानक इतना बदल क्यों गया है, इसे लोगों के लिए इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। अगर इसे गरीबों से इतना ही लगाव है तो ये मेरे साथ क्यों काम कर रहा है। लेकिन मैंने अपने मन में सवालों को वही दबा दिया और वापस उसी जगह खड़ा हो गया जहां से सब कुछ साफ दिख रहा था। तभी दूर से गाड़ियों की आवाज आने लगी और कुछ ही पलों में बिल्डर की गाड़ियां उस बस्ती में आकर रुक गई। धूल उड़ती हुई चारों तरफ फैल गई और वहां खड़े लोग डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब सबकी नजरें मेरी तरफ थी और उस बूढ़ी औरत की तरफ जो अभी भी अपने घर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी, जैसे वो आखिरी पल तक किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ा हुआ था। मुझे बस अपना काम पूरा करना था और उस समय मुझे किसी की भी हालत या दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे सिर्फ अपनी जीत दिखाई दे रही थी और उसी सोच के साथ मैं वही खड़ा होकर देख रहा था। बिल्डर की गाड़ी जैसे ही उस बस्ती में आकर रुकी तो पूरे माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। धूल हवा में उड़ रही थी, लोग दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे और हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। लेकिन मेरे अंदर उस वक्त बस एक ही चीज थी और वो थी जिद। मुझे वो जमीन चाहिए थी और मैं उसे हर हाल में लेना चाहता था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बिल्डर को इशारे से कह दिया कि काम शुरू करो। बिल्डर ने भी इशारे को समझ लिया और अपने आदमियों को आगे बढ़ने का संकेत दे दिया। मशीन धीरे धीरे उस छोटे से घर की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक तेजस तेज कदमों से आगे आया और उसने हाथ उठाकर बिल्डर को रोक दिया। सब कुछ एक पल के लिए थम गया। मेरी नजर सीधे तेजस पर गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में डर था, जैसे वो किसी बड़ी बात को जानता हो और मुझे उससे बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसने मेरी तरफ देखते हुए धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में कहा, सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि अगर आपने इस घर को कोई भी नुकसान पहुँचाया तो बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मेरे दिमाग में उसकी बातें घूमने लगी। मैं उसे समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। मैंने सख्त आवाज में उससे कहा, साफ साफ बताओ क्या बात है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। लेकिन उसने नजरें झुका ली और बोला, सर, मैं अभी आपको सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आप मेरी बात मान लीजिए। इस घर को मत गिरवाइए, पीछे वाला घर खरीद लीजिए, यही सही रहेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। लेकिन मेरा घमंड और मेरा गुस्सा मेरी सोच पर भारी पड़ गया। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और बिल्डर को फिर से इशारा कर दिया कि काम शुरू करो। मशीन ने आगे बढ़कर जैसे ही उस घर की दीवार पर पहला वार किया, एक जोर की आवाज गूंजी और दीवार का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। उसी पल वो बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगी। वो जमीन पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए और ऐसे रोने लगी जैसे उसकी पूरी दुनिया उसके सामने बिखर रही हो। उसका रोना इतना दर्द भरा था कि आसपास खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गई थी, लेकिन कोई भी मेरे सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब बस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तभी जैसे ही दीवार का एक और हिस्सा टूटा,
उसमें से एक पुराना सा लकड़ी का संदूक बाहर गिरकर जमीन पर आ गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सबकी नज़र उसी पर टिक गई। मैं भी एक पल के लिए रुक गया और मेरी नज़र उस संदूक पर जम गई। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और जिज्ञासा जाग उठी। मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और झुककर उसे ध्यान से देखने लगा। उस पर धूल जमी हुई थी और वो काफ़ी पुराना लग रहा था। एक पल के लिए मेरे मन में लालच भी आया कि कहीं इसमें कोई कीमती चीज़ तो नहीं, लेकिन फिर मैंने खुद ही सोचा कि एक गरीब बूढ़ी औरत के पास क्या होगा। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना और मैं उसे खोलकर देखना चाहता था। मैंने झुककर उस संदूक को उठाया। वो भारी नहीं था, लेकिन उसे उठाते वक्त मेरे हाथ हल्के से काँप रहे थे। मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने देखा उस पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। मैंने अपने गार्ड को इशारा किया कि इसे तोड़ दो। वो आगे बढ़ा और जैसे ही उसने ताला तोड़ने के लिए हाथ उठाया, तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, माँ। वो आवाज़ इतनी अचानक थी कि मेरा पूरा शरीर जैसे सुन रह गया। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक लड़की उस बूढ़ी औरत को गले लगाकर रो रही थी। वो बार बार माँ कह रही थी। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था, इतना अपनापन था कि वो सीधा मेरे दिल में उतर रही थी। मैं कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया, जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं रही हो। मुझे वो आवाज़ बहुत जानी पहचानी लगी, जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं सुना हो, बहुत साल पहले। मेरी सांसें तेज़ होने लगी, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मेरे चेहरे का रंग उड़ गया और मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे दिमाग में अचानक वो ख्वाब घूमने लगे जो मुझे बार बार आते थे, जिसमें एक औरत मुझे आवाज़ देती थी, रुद्र रुद्र। मैं पूरी तरह से हिल चुका था। मेरी नज़र उस लड़की पर टिक गई थी और मैं उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा दिल कह रहा था कि ये कोई अनजान नहीं है, इसका मेरे अतीत से कोई रिश्ता है। तभी तेजस धीरे से मेरे पास आया और बोला, सर, मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब आप खुद देख लीजिए इस संदूक में क्या है। उसकी आवाज़ में अब डर नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी, जैसे वो चाहता था कि अब मैं खुद सब देखूं और समझूं। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ और ज़्यादा कांपने लगे। मेरा दिल डर और बेचैनी से भर गया। अब मेरे अंदर एक डर भी था और एक बेचैनी भी कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है और क्यों ये सब कुछ मुझे इतना परेशान कर रहा है। मैं धीरे धीरे नीचे झुका और मेरी नज़र उस संदूक पर टिक गई, जैसे उसमें कोई ऐसा राज छुपा हो जो मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला हो। मेरे हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था जैसे ये सिर्फ एक संदूक नहीं है, बल्कि मेरे अतीत का दरवाज़ा है जो अब खुलने वाला है। और मैं उस सच के सामने खड़ा हूँ जिससे मैं इतने सालों से अनजान था। अब बस एक पल बाकी था और सब कुछ बदलने वाला था। मैंने तेज आवाज में तेजस की बात सुनी और जैसे ही मैंने उस संदूक का ढक्कन उठाया तो अंदर जो चीजें रखी थी, उन्हें देखते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। मेरी सांसें अटक गई, मेरी आंखें फैल गई और मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या है और ये यहाँ कैसे हो सकता है। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, मगर ये सपना नहीं था, ये सच्चाई थी, बहुत कड़वी और बहुत भारी सच्चाई। मैंने कांपते हुए हाथों से अंदर रखी चीज़ों को उठाना शुरू किया। एक पुरानी सी तस्वीर थी, कुछ चिट्ठियाँ थी, एक छोटा सा कंगन था और कुछ कपड़े थे जो बहुत पुराने हो चुके थे, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। जैसे ही मेरी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, मैं वही जम गया। उस तस्वीर में मैं था और मेरे साथ आकांक्षा खड़ी थी। हम दोनों हंस रहे थे, खुश थे, जैसे दुनिया में कोई गम ही ना हो। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे साफ और सच्चा पल था, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से तोड़ दिया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं धीरे से नीचे बैठ गया। मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैंने उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रहा हूँ, मगर दिल जैसे टूटकर बिखर गया था। और उसी पल मेरा दिमाग 10 साल पीछे चला गया, जब मैं सिर्फ 18 साल का था, जब मैंने पहली बार इस अंधेरी दुनिया में कदम रखा था। तब मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग थी।
मैं एक सीधा साधा सा लड़का था जिसके सपने छोटे थे मगर दिल साफ था। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मैं अकेला रह गया। मेरे मम्मा पापा एक हादसे में मुझे छोड़कर चले गए थे और उस दिन के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई थी। घर सूना हो गया था, हर कोना मुझे उनकी याद दिलाता था। मैं दिन रात बस यूं ही भटकता रहता था, कभी इधर कभी उधर। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं। मेरा कोई नहीं था। मैं सड़क पर खड़ा होकर लोगों को देखता रहता था कि सबके पास कोई ना कोई है, मगर मैं अकेला हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही सड़क किनारे खड़ा था, तभी एक आदमी वहां से गुजरा। उसके आते ही वहां का माहौल बदल गया। लोग उसे देखकर डरने लगे, कुछ लोग झुककर उसे सलाम कर रहे थे, कोई उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया था। मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन है जिसके आने से सब इतने डर गए हैं। मैं उसके पीछे गया और उससे पूछ लिया, आप कौन हैं? मुझे आपका ये अंदाज बहुत पसंद आया। सब आपसे डरते हैं, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान अजीब थी, जैसे उसके अंदर कुछ खतरनाक छुपा हो। उसने मुझसे पूछा, तुम क्या कर सकते हो? मैंने बिना सोचे कहा, मैं सब कर सकता हूँ। उसने कहा, चोरी कर सकते हो, किसी को डराना मारना, जो मैं कहूँ वो कर सकते हो। मैंने कहा, हाँ मैं सब कर सकता हूँ, बस मुझे भी आपके जैसा बनना है। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था और वही फैसला मेरी जिंदगी को इस मोड़ पर ले आया था। मैं उसके साथ चल पड़ा और धीरे धीरे मैंने उसके कहे हर काम को करने लगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता सही क्या है गलत क्या है, मुझे बस ताकत चाहिए थी, नाम चाहिए था, डर चाहिए था। मैं चाहता था लोग मुझे देखकर डरे, मेरा नाम सुनकर कांप जाए, और मैं उसी रात पर आगे बढ़ता गया। एक दिन मैं उसके आदमी के साथ एक दुकान में चोरी करने गया। वो एक सुनार की दुकान थी। हम सोच रहे थे कि काम आसान होगा, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। हम पकड़े गए। दुकानदार ने पुलिस बुला ली और हमें जेल भेज दिया गया। वो मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मैं जेल गया था। मैं डर गया था, मगर मैं दिखा नहीं रहा था। जेल के अंदर मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम बिल्ला था। वो कैदी था, मगर फिर भी सब उससे डरते थे। जेल में भी उसका रौब था, लोग उसकी बात मानते थे। मैं उसे देखता रहा और सोचता रहा, यह आदमी अलग है। फिर एक दिन उसने मुझसे बात की। उसने कहा, तुम्हारे अंदर आग है, तुम आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, बस मेरे साथ आ जाओ। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी, क्योंकि अब मैं उसी रास्ते पर चल चुका था जहाँ से वापस आना मुश्किल था। हम दोनों ने मिलकर जेल से भागने की योजना बनाई और एक रात हम वहाँ से निकल गए। वो रात आज भी मुझे याद है। डर भी था, मगर एक अजीब सा जोश भी था, जैसे मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं बिल्ला के साथ रहने लगा और उसकी गैंग में शामिल हो गया। मैं धीरे धीरे उस दुनिया में डूबता चला गया जहाँ सिर्फ पैसा, ताकत और डर था। और फिर उसी दौरान मेरी मुलाकात आकांक्षा से हुई। वो उसी इलाके में रहती थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो मैं बस उसे देखता ही रह गया। वो बाकी सब लड़कियों से अलग थी। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी, उसके चेहरे पर सादगी थी और उसकी मुस्कान में एक सुकून था जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। एक दिन वो बाजार जा रही थी, उसके हाथ से सामान गिर गया। मैंने उठाकर दिया और उसी बहाने बात शुरू हुई। उसने मुझसे हंसकर बात की और उसी दिन से जैसे मेरी जिंदगी में रोशनी आ गई। हम मिलने लगे, बातें करने लगे और मुझे उससे प्यार हो गया। मैं उसके साथ हर वक्त रहना चाहता था। मैं उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। मैंने उसे शादी के लिए कहा तो उसने एक शर्त रखी कि मुझे ये सब गलत काम छोड़ने होंगे। मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया, ताकि उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। बिल्ला के पास गया और उससे कहा कि मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ, मगर उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो मुझे जाने नहीं देगा, क्योंकि वो मुझे आगे बढ़ते हुए देख रहा था। मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं फिर भी छुपकर आकांक्षा से मिलता रहा, लेकिन एक दिन किसी ने हमें देख लिया और बात बिल्ला तक पहुंच गई। उसने मुझे गैंग से निकाल दिया। मुझे दुख नहीं हुआ, बल्कि खुशी हुई, क्योंकि अब मैं आज़ाद था। मैं आकांक्षा के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। मगर फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं उससे मिलने जा रहा था और मैंने उसे एक होटल में लड़के के साथ देखा। मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा उसने मुझे धोखा दिया है। मैं बिना कुछ पूछे वहां से चला गया। उस रात मैं बहुत रोया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था
अगले कुछ ही दिन में उससे मिलने गया और उससे पूछा तो उसने सच बताया। उसने कहा कि तुम्हें याद है ना उस दिन क्या हुआ था। मैं आज भी उस दिन को भूल नहीं पाई हूँ और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया था। तुम मेरे सामने खड़े थे और तुम्हारी आंखों में मेरे लिए इतना सच्चा प्यार था कि मैं चाहकर भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने खुद पर पत्थर बना लिया था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक गुंडे हो और मैं तुम जैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा था कि मैं एक इज्जतदार बाप की इज्जतदार बेटी हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं बिता सकती जिसे लोग इज्जत नहीं बल्कि डर की नज़र से देखते हो। तो मैं उस वक्त मेरी बातें बहुत बुरी लगी थी और मुझे पता था कि लगेंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझे कितना चाहते हो। लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो मेरे दिल की बात नहीं थी, बल्कि हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तुम्हारे सामने इतनी सख्त बन जाऊं। उस वक्त मेरा दिल रो रहा था, लेकिन मैं अपने आंसू रोक रही थी, क्योंकि अगर मैं एक पल के लिए भी कमज़ोर पड़ जाती तो शायद मैं तुम्हारे पास वापस चली जाती और फिर जो होने वाला था वो शायद उससे भी ज़्यादा बुरा होता। तुमने मेरी बात पूरी सुनी भी नहीं थी कि तुम्हारी आंखों से आंसू आ गए थे। तुम्हें उस हालत में देखकर मेरा दिल और भी टूट रहा था। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और उस सवाल का जवाब देना मेरे लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि मेरा दिल जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन मेरी जुबान ने तुम्हें ना कह दिया। मैंने कहा था कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। उस वक्त शायद तुम्हें लगा होगा कि मैं बहुत बेदिल हूँ, कि मुझे तुम्हारे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सच ये था कि मैं खुद अंदर से बिखर रही थी। मैं हर उस पल में मर रही थी जब मैं तुमसे दूर जाने की बात कर रही थी। तुमने फिर भी बहुत प्यार से खुद को संभालते हुए कहा था कि तुम मुझे ज़बरदस्ती नहीं पाना चाहते। तुमने कहा था कि तुम अब कभी मेरे पीछे नहीं आओगे और ना ही मेरे साथ कुछ गलत करोगे। तुमने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, और ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा था, क्योंकि मैं भी तुम्हें अपना पहला प्यार मान चुकी थी। लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती थी। मैं बस चुपचाप वहां से चली गई थी, बिना पीछे मुड़े, क्योंकि अगर मैं एक बार भी पीछे मुड़कर देखती तो शायद मैं वापस तुम्हारे पास आ जाती, और मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारी थी। तुम सोचते रहे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, कि मैं किसी और के साथ चली गई, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, बल्कि मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों से लड़ी थी। मैंने अपनी माँ को मनाया था और अपने पिताजी के सामने रो रो कर तुमसे शादी करने की जिद की थी। मैं उन्हें समझा रही थी कि तुम वैसे नहीं हो जैसा लोग तुम्हें समझते हैं। तुम बदल सकते हो, तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। और वो आखिर मान भी गए थे। उन्होंने कहा था कि वो तुमसे मिलेंगे और अगर सब ठीक रहा तो वो हमारी शादी के लिए तैयार हैं। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। बिल्ला का फोन आया और उसने ऐसी बातें कही जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। उसने मेरे पिताजी को धमकी दी कि अगर उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवाई तो वो हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। उसने कहा कि वो हमारे घर की बिजली पानी सब बंद करवा देगा, हमारे लिए जीना मुश्किल कर देगा, हमारे हर रास्ते को बंद कर देगा। मैं ये सब सुनकर डर गई थी। मैं अपने परिवार को उस हालत में नहीं देख सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे अपने लोग तकलीफ में आए। इसलिए मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मुझे तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। मैंने तुम्हारे सामने खुद को बदल कर दिखाया। मैंने तुमसे वो सब कहा जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे, ताकि तुम खुद ही मुझसे नफरत करने लगो और मुझसे दूर हो जाओ। और वही हुआ, तुम मुझसे दूर चले गए और मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। लेकिन सच ये है कि मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रही। हर दिन हर रात मैं बस यही सोचती रही कि काश उस दिन हालात आगे होते, काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाती, काश तुम एक बार मुझसे पूछ लेते कि सच क्या है, तो शायद आज सब कुछ अलग होता। मेरी शादी उस लड़के से भी नहीं हुई थी जिसे तुमने मेरे साथ देखा था। वो तो बस मेरे पिताजी के कहने पर मैं उससे मिलने गई थी। बाद में मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी गई जिसने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। वो शराब पीकर घर आता है, मुझे मारता है, मुझसे बुरा व्यवहार करता है।
मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रही। मेरी ज़िंदगी एक सज़ा बनकर रह गई है। मैं हर दिन बस यही सोचती हूँ कि अगर उस दिन मैंने तुम्हें सच बता दिया होता, अगर मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कह दी होती, तो शायद आज मैं इस हालात में नहीं होती। शायद आज मैं तुम्हारे साथ होती, खुश होती। लेकिन अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ये समझो कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था। मैंने हमेशा तुमसे सच्चा प्यार किया था और आज भी वो प्यार मेरे दिल में जिंदा है। मैंने तुम्हें खोया नहीं है, मैंने तुम्हें अपने दिल में संभाल कर रखा है। बस हालात ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है और ये दूरी ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गई है। उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे थे। मैं वही खड़ा था जैसे मेरे पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं बची हो। मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जो कुछ मैं सुन रहा हूँ ये सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इतने सालों बाद वो मेरे सामने खड़ी थी और आज पहली बार मुझे उसकी हर बात के पीछे छुपा हुआ सच समझ आ रहा था। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कोशिश बेकार जा रही थी। मेरे अंदर पछतावा था, दर्द था, गुस्सा था, लेकिन सबसे ज्यादा एक खालीपन था जो अब जाकर भरता हुआ लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था जिसने बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे उस लड़की को ही गलत मान लिया जैसे मैंने सबसे ज़्यादा चाहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास से हटकर उसकी माँ के पास गया और जैसे ही उनके सामने पहुंचा तो मेरे अंदर का सारा घमंड, सारा गुस्सा, सब कुछ खत्म हो गया। मैं झुक गया और उनके पैर पकड़ लिए। मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरी आवाज़ भर्रा रही थी और मैं बस यही कह पा रहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि ये घर आपका है और आप कौन हैं। मैंने बहुत गलत किया है। मैंने बिना सोचे समझे आपके साथ ऐसा करने की कोशिश की। मैं अपनी गलती मानता हूँ। उस वक्त मैं सच में बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उन्होंने तुरंत मुझे उठाया और मेरे सर पर हाथ रखा। उनका हाथ बहुत हल्का था, लेकिन उसमें एक माँ जैसा सुकून था। उन्होंने बहुत शांत आवाज़ में कहा, बेटा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो किया वो बिना सच जाने किया, लेकिन अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो बस मेरा एक काम कर दो, मेरे इस घर को मत तोड़ो। ये घर मेरा आखिरी सहारा है। इस घर में मेरी पूरी जिंदगी की यादें हैं। मैं इसे खोना नहीं चाहती। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। मुझे अपनी गलती का एहसास और भी ज्यादा होने लगा। उन्होंने आगे कहा कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो लड़का उनकी बेटी के लिए अपने गलत काम छोड़ सकता है वो उसे कभी दुख नहीं देगा। लेकिन उस दिन जो धमकी मिली थी उसने सब कुछ बदल दिया। ये सुनकर मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया। मुझे लगा जैसे मेरी खुशियाँ किसी और ने नहीं बल्कि मेरे अपने फैसलों ने मुझसे छीन ली थी। मैंने तुरंत उनसे कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर को कुछ नहीं होने दूंगा और जो भी नुकसान मेरी वजह से हुआ है मैं उसे ठीक करवाऊंगा। मैंने उसी वक्त अपने लोगों को बुलाया और काम शुरू करवा दिया। मैं खुद वही खड़ा रहा जब तक दीवार ठीक नहीं हो गई, क्योंकि अब मैं किसी भी तरह की गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। उसके बाद मैं धीरे धीरे आकांक्षा के पास गया। वो थोड़ी दूर खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थी और वो बहुत थकी हुई लग रही थी, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो। मैं उसके सामने जाकर कुछ पल चुप रहा, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं थे। फिर मैंने धीरे से उससे पूछा कि क्या वो अपनी शादी में खुश है, क्या वो उस इंसान के साथ रहना चाहती है। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में इतना दर्द था कि मैं नजरें नहीं मिला पाया। उसने बिना कुछ छुपाए कहा कि नहीं, वो उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। वो उसे मारता है, उसे समझता नहीं है, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। ये सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। मुझे लगा कि मैं उसकी इस हालत का जिम्मेदार हूँ। अगर मैं उस दिन उसे छोड़कर नहीं जाता, अगर मैं थोड़ा सा रुककर सच जान लेता, तो शायद आज वो ये सब ना झेल रही होती। मैंने उससे पूछा कि क्या वो इस रिश्ते से बाहर आना चाहती है, तो उसने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। उसे एक इशारे ने मुझे सब कुछ समझा दिया। उसी पल मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस हालात में और नहीं रहने दूंगा। मैंने तुरंत अपने लोगों से बात की और कानूनी तरीके से सब कुछ शुरू करवाया। ये आसान नहीं था, लेकिन मैंने हर कदम पर उसका साथ दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ और आखिरकार वो उस रिश्ते से आज़ाद हो गई। जब वो उस बंधन से बाहर आई तो उसके चेहरे पर जो सुकून था वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था।
मुझे लगा जैसे किसी ने उसे नई जिंदगी दे दी हो, और उस वक्त मुझे पहली बार सच्ची खुशी महसूस हुई। कुछ दिनों बाद हमने बहुत सादगी से शादी कर ली। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस दिल से किया गया एक वादा। मैं उसे अपने घर लेकर आया, लेकिन इस बार मेरा घर पहले जैसा नहीं था। अब उस घर में सुकून था, अपनापन था, और सबसे ज़रूरी वो थी, मैं उसके साथ हर पल जीने लगा। उसकी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखता। उसकी मुस्कान मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ बन गई थी। मैं अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। मैंने धीरे से अपने सारे गलत काम छोड़ दिए, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि असली ताकत क्या होती है, असली खुशी क्या होती है। मैंने बिल्ला से भी इस बारे में बात की। मैंने उससे कहा कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उसने मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया था। अगर वो उस दिन हमें धमकी ना देता तो मेरी जिंदगी इतनी बिखरती नहीं। उसने अपने हिसाब से जवाब दिया कि उस समय उसके लिए काम ज्यादा जरूरी था, और अगर मैं चला जाता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। उसकी बात सुनकर मुझे समझ आया कि हर इंसान अपनी जगह सही होता है, लेकिन मैंने अपना रास्ता चुन लिया था। अब मुझे ना डर चाहिए था, ना ताकत। बस मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी थी। तेजस ने भी हर कदम पर मेरा साथ दिया। उसने मुझे कई बार समझाया, और आखिर में उसने भी कहा कि अब मुझे अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए, और मैं वही कर रहा था। इतने सालों में मैंने बहुत दर्द देखा था, बहुत कुछ खोया था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि शायद ऊपर वाले ने मुझे एक और मौका दिया है। मैंने हमेशा सच्चा प्यार किया था, और शायद उसी का फल था कि इतने सालों बाद भी वो मुझे वापस मिल गई। अब मैं हर दिन उसके साथ बिताता था, और हर रात सोने से पहले ऊपर वाले का शुक्र करता था कि उसने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी। अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास वो थी जिसके बिना मैं अधूरा था। और अब पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में जी रहा हूँ, ना कि सिर्फ सांस ले रहा हूँ। अब मेरी जिंदगी में सुकून था, अपनापन था, और वो प्यार था जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ सहा था। और अब मैं बस यही चाहता था कि ये सब ऐसे ही चलता रहे, और मैं कभी भी उसे खोने की गलती दोबारा ना करूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।